हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सूक्ष्म जीव, ये ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के नोट से है। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर किए हैं, सेल और टिश्यू। अब हम लोग सूक्ष्म जीव का सब्जेक्टिव देखते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी और जो होने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव क्या होता है कि वो जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मजीव कहलाता है। देखिए, सूक्ष्मजीव का अध्ययन विज्ञान के माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सूक्ष्मजीव का अध्ययन विज्ञान के माइक्रोबायोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। प्रमुख सूक्ष्मजीव वायराइट्स। देखिए, प्रमुख सूक्ष्मजीव है वायराइट्स, जो सर्वप्रथम वायराइट्स की खोज अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थियोडोर डायनर ने किया था। वायराइट्स केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। जो वायराइट्स है जो केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। वायराइट्स विषाणु से सभी छोटे होते हैं। मतलब ये वायराइट्स जो है विषाणु से भी छोटे होते हैं। यह विषाणु के 1/1000वें भाग के बराबर होते हैं। 1/1000वें भाग के बराबर होते हैं। वायराइट्स में केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए ही रहता है। वायराइट्स में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए ही रहता है। वायराइट्स केवल परपोषी के शरीर में ही वृद्धि कर सकता है तथा यह पौधे के कई प्रकार के रोग को फैलाते हैं। वायराइट्स केवल पौधों में पाए जाते हैं। वायराइट्स जो है केवल पौधों में पाए जाते हैं। प्रियॉन। ठीक है, प्रियॉन यह एक असमान प्रकार के सूक्ष्मजीव जो केवल प्रोटीन का अणु बना होता है। प्रियॉन का व्यास मात्र 4 से 5 एनएम होता है। इसका निर्माण केवल मस्तिष्क कोशिका में ही होता है। की कोशिका में होता है। प्रियॉन का निर्माण मस्तिष्क कोशिका में होता है और वायराइट्स केवल पौधों में पाए जाते हैं। प्रियॉन के कारण बकरी और भेड़ में स्कॉर्पी नामक रोग होता है। प्रियॉन के कारण ही बकरी और भेड़ में स्कॉर्पी नामक रोग होता है, जिससे उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्रियॉन के कारण मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट रोग होता है। प्रियॉन के कारण मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट रोग होता है। इस रोग में मनुष्य की याददाश्त में कमी या पागलपन हो जाता है। अब देखिए, हम लोग विषाणु का देखते हैं। लैटिन भाषा में वायरस शब्द का अर्थ होता है विष। अगर लैटिन भाषा में वायरस शब्द का अर्थ होता है विष। वायरस की खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक आइनेवोस्की ने किया था। आइनेवोस्की ने वायरस की खोज एक रोगग्रस्त तंबाकू के पौधों में किया था तथा उस वायरस का नाम उन्होंने तंबाकू मोजाइक वायरस रखा। विषाणु प्रोटीन और लिक्विड एसिड के बने होते हैं। विषाणु जो प्रोटीन और लिक्विड एसिड के बने होते हैं। लिक्विड एसिड या आरएनए या डीएनए के रूप में होता है। न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए का होता है या डीएनए का रूप में होता है। पौधा तथा कुछ जंतुओं के वायरस का न्यूक्लिक एसिड आरएनए का होता है। पौधे तथा जंतुओं के वायरस का न्यूक्लिक एसिड आरएनए का होता है, जबकि अन्य जंतु वायरस में या डीएनए के रूप में होता है। अधिकांश विषाणु का आकार गोलाकार होता है तथा कुछ विषाणु दंडाकार छड़ के समान भी होता है। विषाणु की प्रकृति के विषय में सभी जीव वैज्ञानिक का एक मत नहीं है। कुछ जीव वैज्ञानिक इसे सजीव मानते हैं तो कुछ निर्जीव। विषाणु को निम्न आधार पर निर्जीव माना जाता है। क्यों? क्योंकि वायरस केवल जीवित परपोषी में ही वृद्धि कर सकता है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। वायरस में श्वसन नहीं होता है। जीवित कोशिका के बाहर वायरस में उपापचय की क्रिया नहीं होती है। अब देखिए, विषाणु को निम्न आधार पर सजीव माना जाता है। वो कैसे? भिन्न भिन्न वायरस का आकार और संचारण भिन्न होता है। वायरस जनन करता है। वायरस संवेदनशील होता है तथा वातावरण के प्रति उनमें अनुकूलन पाई जाती है। पादप वायरस पौधों के कोशिका में रहते हैं। जो पादप वायरस है पौधों के कोशिका में रहते हैं और उनमें कई प्रकार के रोग को फैलाते हैं। वायरस द्वारा पौधे में होने वाले प्रमुख रोग तंबाकू, गन्ना, ककड़ी, टमाटर, गोभी, मिर्च में होने वाले मोजाइक रोग, आलू का लीफ रोल, भिंडी का पीत सिर मोजाइक, टमाटर का लीफ कर्ल। जंतु वायरस पादप वायरस से अलग होते हैं। जो जंतु वायरस होते हैं वो पादप वायरस से अलग होते हैं क्योंकि इनमें डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। जंतु वायरस में डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। वायरस मनुष्य में भी घातक रोग फैलाते हैं।
वायरस के कारण मनुष्य में होने वाला प्रमुख रोग, इन्फ्लुएंजा या फ्लू। यह रोग मिक्सो वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू मिक्सो वायरस के कारण होता है, जो विश्व के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। रोग के विषाणु वायु द्वारा रोगी के छींक के साथ फैलता है। विषाणु संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों में तेजी से वृद्धि करता है और 1 से 4 दिन वह संक्रमित व्यक्ति को बुखार, पूरे शरीर में कंपन, कमजोरी, नाक से पानी निकलना जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। इस रोग से नियंत्रण हेतु कई प्रभावी दवा उपलब्ध नहीं है, फिर भी एस्पिरिन प्रचुर मात्रा में आराम से कुछ राहत मिलती है। देखिए पोलियो, ये भी वायरस से ही होता है। पोलियो या पोलियोमाइलिटिस रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। यह वायरस संक्रमित भोजन या दूध तथा पेयजल के माध्यम से फैलने आहार नाल में प्रवेश करता है। यह आहार नाल में प्रवेश करता है। आहार नाल से होते हुए यह वायरस रक्त कोशिकाओं में पहुंचता है, अतः अंत में यह वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश कर यह वायरस तंत्रिका तंत्र की ऐसी कोशिकाओं जो शरीर के पेशियों की क्रिया को नियंत्रित करते हैं वो नष्ट कर देता है। इसके कारण पेशियों पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण हट जाता है और वे कार्य करना बंद कर देते हैं। यह रोग बच्चों में सबसे ज्यादा प्रभावित है, खासकर 6 महीने से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक। एक बार पोलियो रोग हो जाने पर फिर प्रभावित अंग का इलाज संभव नहीं है। सिर्फ फिजियोथेरेपी द्वारा रोग की तीव्रता कम किया जा सकता है। इस रोगी से बचाव हेतु पूर्ण रूप से सुरक्षित टीका उपलब्ध है। देखिए खसरा, यह मारबोली विषाणु के कारण होने वाला रोग है। बोली विषाणु के कारण होने वाली रोग है। यह विषाणु वायु के माध्यम से तेजी से फैलता है। ये जो खसरा है वायु के माध्यम से तेजी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को आरंभ में नाक, आंख से पानी बहता है, बुखार होता है और 3-4 दिनों के बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। इस रोग में रोगी को पर्याप्त आराम तथा उबला हुआ भोजन करना चाहिए। देखिए चेचक, यह वेरियोला विषाणु के कारण होता है। चेचक वेरियोला विषाणु के कारण होता है। यह बहुत ही संक्रामक रोग है। इसके विषाणु वायु के माध्यम से फैलता है। चेचक वायु के माध्यम से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को प्रारंभ में बुखार, सिर दर्द, उल्टी होना और उसे 4 दिन के बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इस रोग का टीका उपलब्ध है। छोटी माता, स्मॉल पॉक्स, देखिए यह रोग वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। यह भी संक्रामक रोग है, परंतु चेचक से कम। इस रोग में रोगी के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार रहता है और जोड़ों पर दर्द होते रहते हैं। इस रोग का कोई स्पष्ट इलाज नहीं है। रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखने और पर्याप्त आराम करने से स्वतः ठीक हो जाता है। रेबीज, यह रोग रैबिडी वायरस के कारण होता है। इस वायरस को पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिक फास्चर ने देखा था तथा इस रोग के टीके का विकास भी उन्होंने किया था। रेबीज जो है रोग रैबिडी वायरस के कारण होता है। रैबिडी वायरस के कारण होता है। सर्वप्रथम फास्चर ने देखा था और इसे टीका भी उपलब्ध है। रैबिडी वायरस कुत्ते, चमगादड़, गिद्दड़, जीभ में पाया जाता है। जब यह जीव मनुष्य को काटता है तब वायरस मनुष्य में प्रवेश करके सीधे मस्तिष्क में चला जाता है। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण सिर दर्द, हल्का बुखार, गर्दन में दर्द, धीरे धीरे रोगी पागल के तरह व्यवहार करने लगता है। रेबीज में संक्रमित व्यक्ति का गले की पेशी में संकुचन होना बंद हो जाता है, जिससे वह पानी पीने में असमर्थ हो जाता है और पानी को देखते ही काफी डरने लगता है। इस कारण इस रोगी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज के रोगी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। मनुष्य अधिकांशतः कुत्ते के काटने से रेबीज से प्रभावित होते हैं। कुत्ते अगर रेबीज से संक्रमित हो गए तो वे कुत्ते का व्यवहार बदल जाता है। संक्रमित कुत्ता अत्यंत क्रोधी एवं उग्र हो जाते हैं और व्यक्ति को काटने दौड़ता है, या संक्रमित कुत्ता सुस्त या मौन होकर एकांत स्थान पर पड़ा रहता है। कुत्ता मनुष्य को काटने के 3 से 5 दिन के अंदर मर जाता है, तो यह मान लेना चाहिए कि निश्चित वह कुत्ता रेबीज से संक्रमित था। रेबीज वायरस से अगर मस्तिष्क प्रभावित हो गया तो फिर उसका कोई उपचार नहीं है, अतः पालतू कुत्ता या रेबीज संक्रमित पशु के काटने के तुरंत बाद एंटी रेबीज सुई दिया जाता है। हेपेटाइटिस, देखिए यकृत में वायरस के संक्रमण से यह रोग होता है।
यकृत में वायरस के संक्रमण से यह रोग होता है। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन करने से भी यह बीमारी होती है। हेपेटाइटिस कई टाइप के होते हैं, जिसमें टाइप ए, टाइप बी कॉमन है। हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन या पानी द्वारा संक्रमित होता है तथा टाइप बी रुधिर, लाल आदि संक्रमण से होता है। इस रोग में यकृत सामान्य से अधिक बड़ा हो जाता है। हेपेटाइटिस का सबसे प्रधान लक्षण है त्वचा एवं आंखों के सफेद भाग का पीला पड़ जाना, जिसे आम भाषा में जॉन्डिस कहते हैं। इस रोग का टीका उपलब्ध है। अब देखिए बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वैसे विषाणु जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं उसे हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वैसे विषाणु जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं उसे हम बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है। बैक्टीरियोफेज का सर्वप्रथम खोज टोवार्ट और डी हेरेल ने 1917 में किया था। यह विषाणु प्रोटीन एवं डीएनए के बने होते हैं। विषाणु की आकृति मनुष्य के शुक्राणु कोशिका की तरह होता है। बैक्टीरियोफेज केवल जीवाणु पर ही आश्रित रहता है तथा उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवाणु की उपस्थिति होती है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाए जाते हैं। ये पानी को सड़ाने वाले जीवाणु का भक्षण करते रहता है। यही कारण गंगा जल काफी अधिक दिन होने पर भी खराब नहीं होता है। जो गंगा जल में बैक्टीरियोफेज विषाणु पाए जाते हैं ये पानी को सड़ाने वाले जीवाणु का भक्षण करते रहता है। यही कारण है कि गंगा का जो जल है काफी अधिक दिनों होने पर भी खराब नहीं होता है। अब देखिए जीवाणु। जीवाणु सर्वव्यापी सूक्ष्म जीव है। यह वायु, जल, भूमि हर जगह मौजूद है। जीवाणु को खोज सर्वप्रथम ल्यूवन हॉक ने किया था। जीवाणु को सर्वप्रथम खोज ल्यूवन हॉक ने किया था। उन्होंने इसका नाम एनिमल कुल्ले रखा था। एहन वर्ग द्वारा जीवाणु बैक्टीरिया नाम दिया गया। एहन वर्ग द्वारा जीवाणु को नाम बैक्टीरिया नाम दिया गया। सर्वप्रथम लुई पाश्चर, उसके बाद कोच ने पता लगाया कि जीवाणु द्वारा मनुष्य में रोग फैलते हैं। जीवाणु में पाए जाने वाले समान लक्षण। जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। देखिए जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका की बनी होती है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु अधिकांशतः परपोषी होते हैं। कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। जो स्वपोषी जीवाणु है साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाए जाते हैं जिससे वे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। विभिन्न जीवाणु का औसत आकार 1 माइक्रोन्यूक्रॉन से लेकर 5 माइक्रोन्यूक्रॉन तक होता है। जीवाणु के अनेक रूप होते हैं। जीवाणु के रूप के आधार पर विभिन्न नाम दिया गया है। गोल आकार के जीवाणु को कोकाई कहते हैं। घन आकार की जो गोल जीवाणु होते हैं उसको हम लोग सारसीना कहते हैं। छड़ आकार के जीवाणु को बैसिलस कहते हैं। सर्फिल आकार के जीवाणु को स्पाइरिला कहते हैं। कौमा आकार जीवाणु को वाइब्रो कहते हैं। जीवाणु में जनन विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जीवाणु से होने वाला आर्थिक लाभ। जीवाणु पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन का कार्य करते हैं। ये मृत जीव शरीर में फंसे कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व को मिट्टी एवं वातावरण में मुक्त करते हैं। कुछ जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर, क्लोरोस्ट्रिडियम, लाइजोबियम पौधों के जड़ों में सहजीवी के रूप में तथा ये जीवाणु हवा में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन ग्रहण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं जो खेती के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। देखिए ऐसे जीवाणु जो स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उसे नाइट्रोजन स्त्री कारक जीवाणु कहते हैं। जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्त्री कारक जीवाणु कहते हैं। ई कोलाई जीवाणु मानव के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं। जो ई कोलाई जीवाणु होते हैं मानव के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं तथा पाचन क्रिया में सहायक हैं। ये जीवाणु भोजन के साथ आय हानिकारक जीवाणु को खाकर हमारी रक्षा करते हैं। रोमंधी जीव जुगाली करने वाला जीव है कि आमाशय में सेलुलोज पचाने वाला बैक्टीरिया होता है। इन प्राणियों द्वारा खाए गए घास के सेलुलोज को केवल उनके आमाशय में मौजूद जीवाणु ही पचा सकते हैं। दूध को दही में परिवर्तित जीवाणु ही कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलता है जिससे दही बनता है। दूध को दही में परिवर्तन जीवाणु ही करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध के लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलता है जिससे दही बनता है। जीवाणु द्वारा मक्खन तथा पनीर में विशेष सुगंधि लाई जाती है। इस क्रिया को राइपेनिंग कहते हैं। जीवाणु द्वारा मक्खन और पनीर में
विशेष सुगंधि लाई जाती है। इस क्रिया को राइपेनिंग कहते हैं। बेसिलस मेगाथीरियम माइक्रोकोकस जीवाणु द्वारा क्रमशः चाय तथा तंबाकू के पत्तों में सुगंध पैदा किया जाता है। बेसिलस मेगाथीरियम माइक्रोकोकस जीवाणु द्वारा चाय और तंबाकू के पत्तों में सुगंध पैदा किया जाता है। इस जीवाणु का उपयोग नील के निर्माण में, चमड़े के शोधन में तथा जूट के रेशों को अलग करने में होता है। आजकल अधिकांश एंटीबायोटिक औषधि जीवाणु से तैयार किए जाते हैं। जीवाणु के बहुत सी जातियां द्वारा रोग प्रतिरोधक टीका भी तैयार किए जाते हैं। अब देखिए जीवाणु के प्रमुख हानिकारक क्रियाएं। इसका क्या क्या हानिकारक है, देखिए बहुत से जीवाणु विषैले पदार्थों को स्रावित कर खाद्य पदार्थों को विषाक्त बना देते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम, बोटुलिनियम आदि। कुछ जीवाणु मिट्टी में अवस्थित नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में तोड़ते हैं विनाइट्रिकारी जीवाणु कहलाते हैं, जैसे अस्यूडोमोनास थायरोबैसिलस। अस्पायरोकिट साइटिफाज जीवाणु रुई के रेशों को नष्ट कर देते हैं। अस्पायरोकिट साइटिफाज जीवाणु रुई के रेशों को नष्ट कर देते हैं। कुछ जीवाणु पेनिसिलेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं, जिसके प्रभाव से पेनिसिलिज एंटीबायोटिक का प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। जीवाणु जो है पौधों में रोग फैलाते हैं। प्रमुख रोग जो जीवाणु द्वारा पौधों में होता है, आलू का विल्ट रोग या सैथिल रोग, गन्ना में लालधारी रोग, चावल का अंगमारी रोग, नींबू तथा टमाटर का कैंकर रोग, सेब और नाशपाती का निर्जा रोग या अग्नि निर्जा रोग, बंद गोभी का काला विलगन रोग, गेहूं का विलगन रोग, गेहूं का टुंडू रोग, ये सब होता है। अब देखिए जीवाणु द्वारा मानव में होने वाला रोग, क्षय रोग या टीबी। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग या टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में जहरीला पदार्थ ट्यूबरकुलिन स्रावित करता है। ट्यूबरकुलिन स्रावित करता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों के कोशिका को नष्ट करने लगता है। फेफड़े के कोशिका को नष्ट करने लगता है। इस रोग के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। करीब 3 महीना से ज्यादा खांसी के साथ साथ हल्का बुखार इस रोग के प्रभावित लक्षण है। इस रोग के जीवाणु प्राय रोगी के थूक, कफ तथा खांसी से फैलता है। टीबी हमारे देश का एक प्रमुख बीमारी है। भारत की 10% जनसंख्या इसकी चपेट में है तथा प्रति वर्ष 5% लोगों की मृत्यु टीबी के कारण होती है। इस रोग का उपचार संभव है, परंतु दवाई का सेवन बहुत ही लंबी अवधि तक अनिवार्य रूप से लेना होता है। बच्चों को टीबी से बचाव हेतु जन्म के समय ही बीसीजी का टीका दिया जाता है। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। टाइफाइड, देखिए यह रोग सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमक रोग है। सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमक रोग है। यह बैक्टीरिया पेयजल, भोजन, दूध, कच्चे फल, सब्जी के माध्यम से स्वस्थ शरीर में प्रवेश करता है। यह रोग बच्चों को प्रायः होता है। इस बीमारी का प्रारंभिक लक्षण है कमजोरी, सिर दर्द, तेज बुखार। टाइफाइड बुखार संक्रमित व्यक्ति को 3 सप्ताह तक लगा रहता है। टाइफाइड बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद टीएबी टाइफाइड एंटीबैक्टीरिया टीका लगवानी चाहिए। निमोनिया, देखिए निमोनिया क्या है? इस रोग को स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में फेफड़ा में स्थित वायु कोष्ठ का तरल सूख जाते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। ज्वर, खांसी, सिर दर्द इस रोग के समान लक्षण है। हैजा यह ब्रीवियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। इस रोग के जीवाणु आंत में पहुंचकर विषाक्त पदार्थ स्रावित करता है, जिससे रोगी को बार बार पानी जैसा पखाना, उल्टी होते रहता है। इस रोग से बचाव हेतु टीका उपलब्ध है। एंथ्रेक्स, ये क्या है? देखिए यह रोग बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण होता है। पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी का होता है। फिर पालतू पशु के संपर्क में आने पर मनुष्य को भी हो जाता है एंथ्रेक्स। इस जीवाणु का संक्रमण होने से प्रारंभिक लक्षण है सर्दी, सांस लेने में दिक्कत, भूख में कमी आती है। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला अन्य रोग डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनस,
काली खांसी कोड, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। देखिए रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि सूक्ष्मजीव मानवों में रोग फैलाते हैं। उन्होंने एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु का पता लगाकर इसे प्रमाणित किया था कि रॉबर्ट कोच का यह मत जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहलाता है। पोटिस्टा जगत प्रमुख सूक्ष्मजीव, ये पोटिस्टा वर्ग के पोटिस्टा जगत प्रमुख सूक्ष्मजीव। पोटिस्टा वर्ग में जलीय, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। पोटिस्टा वर्ग में जलीय, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। इस जगत के जीवों में प्रचलन अंग के रूप में सिलिया, प्लेजिला तथा कुटपात पाए जाते हैं। सिलिया, प्लेजिला, कुटपात पाए जाते हैं। पोटिस्टा जगत के सूक्ष्मजीव स्वपोषी, परपोषी दोनों स्वभाव के होते हैं। स्वपोषी पोटिस्टा के अंतर्गत मुख्य रूप से एक कोशिकीय सवाल आते हैं और परपोषी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ आते हैं। यूग्लिना, यह एक कोशिकीय मुक्तिजीवी जीव है। इसमें प्रचलन अंग के रूप में फ्लेजिला पाए जाते हैं। यूग्लिना स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार के जीवन व्यतीत करता है। इसमें पौधे के समान क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिससे यह प्रकाश संश्लेषण करने में समर्थ है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। इसे पौधा तथा जंतु के बीच का योजक कड़ी माना जाता है। यूग्लिना के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यूग्लिना के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। पैरामीशियम, यह एक प्रोटोजोआ है जिसमें सिलिया के द्वारा प्रचलन होता है। यह एक प्रोटोजोआ है जिसमें सिलिया के द्वारा प्रचलन होता है। इस प्रोटोजोआ का आकार चप्पल से मिलता है, जिसके कारण इसे चप्पल जंतु भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम, देखिए यह एक परजीवी प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम एक परजीवी प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया रोग फैलता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा करने हेतु दो पोषक की जरूरत होती है। इसका प्रधान पोषक मनुष्य है, दूसरा पोषक मादा एनोफिलीज मच्छर है। यह प्रोटोजोआ एनोफिलीज मच्छर से मनुष्य में पहुंचता है। इसके जीवन चक्र की कई अवस्थाएं होती है। जब यह मनुष्य के रक्त के आरबीसी में मेरोज्वाइंट अवस्था में आता है, तब आरबीसी के हीमोग्लोबिन नष्ट होने लगता है। मलेरिया रोग में कंपन के साथ बुखार, रक्त में आरबीसी कोशिका की कमी, प्लीहा का आकार काफी बढ़ जाता है। इस रोग हेतु कोई टीका नहीं बना है। इस रोग मशहूर दवा है कुनाइन, जो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। कुनाइन जो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिक द्वारा अंटेमेसिया नामक पौधों से ऑर्थिथिन नामक पदार्थ निकाला है, जो कुनाइन की तरह ही प्रभावी है। इस रोग का नाम मैकुलॉक द्वारा प्रस्तावित किया था कि CLA लेवेरॉन नामक फ्रांसीसी डॉक्टर ने मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। इसके लिए लेवेरॉन को 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सर रोनाल्ड रॉस को, जो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने यह पता लगाया कि मलेरिया परजीवी के कारण होता है। मलेरिया परजीवी के कारण होता है। रोनाल्ड रॉस की इस कार्य हेतु 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। लिस्मैनिया डोनोवानी, इस प्रोटोजोआ के कारण मनुष्य में कालाजार रोग होता है। लिस्मैनिया डोनोवानी के कारण कालाजार रोग होता है मनुष्य में। कालाजार रोग को ब्लैक फीवर भी कहते हैं। कालाजार का संक्रमण बालू मक्खी द्वारा होता है। के द्वारा होता है। बालू मक्खी नम मिट्टी के दरारों के बीच चूहे के बिल में रहती है। यह मक्खी कम रोशनी वाले जगह पर ही रहता है। कालाजार के मुख्य लक्षण 2 हफ्ते से ज्यादा समय बुखार, खून की कमी, जिगर और तिल्ली का बढ़ना, भूख न लगना। देखिए कालाजार का मुख्य लक्षण है कि 2 हफ्तों से ज्यादा बुखार रहता है, खून की कमी हो जाती है, जिगर और तिल्ली का बढ़ना और भूख न लगना। इस रोग का उपचार उपलब्ध है। नेक्स्ट है कि ट्रिपैनोसोम गैवियनेंस, ये क्या है? ये प्रोटोजोआ मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं। ये प्रोटोजोआ है जो मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं और स्लीपिंग सिकनेस रोग फैलाता है। ये कौन सी रोग फैलाता है? तो स्लीपिंग सिकनेस रोग फैलाता है। इस रोग को ह्यूमन अफ्रीका ट्राइपनोसोमिसिस रोग भी कहा जाता है। ट्रिपनोसोम प्रोटोजोआ मनुष्य में सीसी मक्खी द्वारा पहुंचाता है। ट्रिपैनोसोम प्रोटोजोआ जो है मनुष्य में सीसी मक्खी के द्वारा पहुंचाता है।
प्राथमिक लक्षण देखने पर ही इसका उपचार नहीं हुआ तो यह प्रोटोजोआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उसे नष्ट करने लगता है, तब यह रोग जानलेवा साबित होता है। एंट अमीबा जीन जीवाइलिस, यह अमीबा समूह का प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मनुष्य में फायरिया रोग होता है। फायरिया रोग दांत तथा मसूड़ा खराब हो जाता है। यह दांतों का समान रोग है जिसका उपचार आसानी से हो जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यह अमीबा श्रेणी का प्रोटोजोआ है। यह अमीबा श्रेणी का प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मनुष्य में अमीबिया पेशिस रोग होता है। यह प्रोटोजोआ मनुष्य के आंत में प्रवेश कर कोशिका को नष्ट करने लगता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति को पेट में दर्द तथा मल के साथ रुधिर निकलते रहते हैं। यह पेचिस रोग का समान लक्षण है। इस रोग का उपचार उपलब्ध है। इस रोग में काम आने वाले प्रमुख एंटीबायोटिक है टेरामाइसिन, एंथ्रोमाइसिन, टेरामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन आदि मतलब उपलब्ध है। एंट अमीबा कोलाई, एंड अमीबा कोलाई, यह प्रोटोजोआ मनुष्य के बड़ी आंत के कोलेन में उपस्थित रहता है। यह मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता है क्योंकि यह प्रोटोजोआ स्वस्थ कोशिका की क्षति नहीं पहुंचाती है। यह प्रोटोजोआ कोलेन में पहुंचे अपच भोजन में उपस्थित जीवाणु का भक्षण करता है। अमीबा, अमीबा एक साधारण प्रोटोजोआ है जो समुद्री जल, सादे जल, नभ भूमि पर पाए जाते हैं। अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में कुटपाट पाए जाते हैं जिसका उपयोग यह भोजन ग्रहण करने में भी करता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं रहता है, इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। किसी भी प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक होता है। कवक जगत, फंगी किंगडम, इस जगत में बहुकोशिकीय पौधों को रखा गया है जिसमें कोशिका भित्ति तो परंतु क्लोरोफिल इसमें नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति होती है परंतु क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण कवक को पौधों भी माना जाता है। कोशिका भित्ति उपस्थिति के कारण कवक को पौधा ही माना जाता है। कवक को कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर काइटिन की बनी होती है। कवक जो है कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर काइटिन की बनी होती है। इसमें जीवों की तरह ग्लाइकोजन संचित भोजन के रूप में जमा रहते हैं। अधिकांश कवक बहुकोशिकीय होते हैं। जो अधिकांश कवक बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ कवक एक कोशिकीय भी होते हैं। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। कवक परजीवी, सहजीवी, अमीरजीवी हो सकते हैं। कवक परजीवी भी हो सकते हैं, सहजीवी, अमीरजीवी हो सकते हैं। यह हर जगह तथा सभी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। कुछ कवक स्थान विशेष पर ही उगते हैं जिन्हें विशेष नाम से संबोधित करते हैं। जैसे पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोटिकोलस कहते हैं। पेड़ के छाल पर उगने वाले कवक को कोटिकोलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिलस कहते हैं। चट्टान पर उगने वाले कवक को सेक्सिकोलस कहते हैं। चट्टान पर उगने वाले कवक को सेक्सिकोलस कहते हैं। कवक के शरीर की संरचना धागे के जाल समान होते हैं। इस जाल को कवक जाल या माइसिलियम कहते हैं। प्रत्येक कवक जाल से तंतु के समान संरचना निकलती है जिसे हाइपा कहते हैं। प्रत्येक कवक जाल से तंतु के समान संरचना निकलती है जिसे हम लोग हाइपा कहते हैं। हाइपा के द्वारा ही कवक पोषी जीव के शरीर में पोषण पदार्थ ग्रहण करता है। किसके द्वारा? तो हाइपा के द्वारा ही कवक जो है पोषी जीव के शरीर से पोषण पदार्थ ग्रहण करता है। देखिए प्रमुख लाभदायक कवक। कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। सोमेरिया, कलेबेसिया, एगेरिक कवक को मशरूम के रूप में खाया जाता है। मशरूम को खाद्य छत्रक भी कहा जाता है। इष्ट कवक की प्रजाति सेक्रोमाइसिन सेरेवेसी का उपयोग शराब, बियर उद्योग, डबल रोटी को नरम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है। क्लेविसेक्स पेरिफेरिया कवक से इरगोट प्राप्त होता है जिससे नशीले ड्रग्स तैयार होते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण पेनिसिलिन नोटेटम कवक से हुआ था। कवक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन की भूमिका अदा करते हैं। प्रमुख हानिकारक कवक। कवक से एल्फा टॉक्सिन विष स्रावित होता है। कवक से एल्फा टॉक्सिन विष स्रावित होता है जो पालतू पशु को हानि पहुंचाता है। कवक से विब्रमी पदार्थ LSD प्राप्त होता है। कवक पौधों में कई भयंकर बीमारी को फैलाता है। कवक द्वारा पौधों में होने वाला रोग आलू का लेट ब्लाइट रोग, फाइटोफ्लोरो इन्फ्रेटेंस कवक के कारण होता है। मूंगफली का टीका रोग साकोस्पोरो फर्सिनेटा कवक के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग, चने का विल्ट रोग, बाजरे का आर्गट रोग, धान का पर्दवंश रोग, आलू का अंगवारी रोग, अंगूर का फॉडरी मिल्ड्यू, गेहूं का लाल रस्ट, सरसों का सफेद कीट रोग,
कवक मनुष्य में कई रोगों को फैलाता है। प्रमुख रोग है जैसे एथलीट फुट, ट्राइकोफाइटोनॉन कवक से, खाद जिसको बोलते हैं खाज, सरकॉप्टस स्केबीज कवक से, दाद ट्राइकोफाइटोनॉन कवक से, गंजापन टीनिया केपेटिक्स कवक से, एस्परजिलियसिस फेफड़ों रोग से।